गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चाणक्य क्लासेस हनुमानगढ़ के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एक बार सरकार के सामान्य परिचय के बारे में। सरकार क्या होती है, सरकार में कौन कौन होता है, सरकार क्या करती है। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि सरकार का काम क्या है, सरकार करती क्या है, या फिर सरकार किसे कहते हैं। तो एक शब्द है हमारे पास राज्य। राज्य की जो इच्छाएं होती है, राज्य के जो आदर्श होते हैं, उनको मूर्त रूप में जो धरातल पर लागू करती है, कार्य करती है, या यूं कहें कि जो सरकार है वो राज्य का एक यंत्र है, एक मशीन है। राज्य की इच्छाओं को लागू करने के लिए जो एक यंत्र के रूप में काम करती है वो सरकार होती है, जिसे हम सरकार कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सरकार के कितने भाग होते हैं, सरकार में कौन कौन होता है। सरकार में एक होती है व्यवस्थापिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब अपने को देखना है कि व्यवस्थापिका में कौन कौन होता है, कार्यपालिका में कौन होता है, न्यायपालिका में तो खैर सभी को पता ही है, न्यायाधीश होते हैं। इनका अपना क्या क्या कार्य होता है। भारत की बात करें और केंद्र सरकार की बात करें तो लोकसभा प्लस राज्यसभा को, यानी कि संसद को ही क्या बोलते हैं, व्यवस्थापिका। इसको व्यवस्थापिका भी बोल सकते हैं, इसको विधायिका भी बोल सकते हैं। कार्यपालिका में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद, सीएजी और एजी, ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, कार्यपालिका। और न्यायपालिका में न्यायाधीश, न्यायमूर्ति होते हैं, सभी को पता ही है। अब देखते हैं कि व्यवस्थापिका का काम क्या होता है। सभी को पता है संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा क्या करती हैं, मिलकर कानूनों का निर्माण करते हैं। कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण कौन करता है, हमेशा ही व्यवस्थापिका करेगी। चाहे वो केंद्रीय व्यवस्थापिका है, चाहे वो प्रांतीय व्यवस्थापिका है, हमेशा कानूनों का निर्माण व्यवस्थापिका या फिर विधायिका के द्वारा ही किया जाएगा। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, इसको लागू करना कह सकते हैं, इसको क्रियान्वित करना कह सकते हैं, या एक शब्द आता है परिवर्तन करना। सीधा सा प्रश्न आ जाए कि निम्न में से सरकार का कौन सा अंग कानूनों को लागू करता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर प्रश्न नहीं होगा कि कार्यपालिका करती है, सभी को पता है। लेकिन अगर थोड़ा शब्दों का हेर फेर होता है, प्रश्न यूं बन जाए कि सरकार का कौन सा अंग कानूनों के परिवर्तन का कार्य करता है, तो यहां पे थोड़ा सा हमें सोचने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ सीमा तक हम इस शब्द से परिचित ही नहीं होते। तो परिवर्तन या लागू करना या क्रियान्वित करना एक ही अर्थ है, और परिवर्तन आता है तो उसका अर्थ क्या होगा, कार्यपालिका। विधायिका जो विधि का निर्माण करती है, जैसे नाम से स्पष्ट है, विधायिका जो विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो उस विधि को कार्य रूप में लागू करती है, और न्यायपालिका जो न्याय करती है। अब न्यायपालिका का वैसे काम तो है न्याय करना, लेकिन इसके दो विशेष कार्य भी हैं, जिसमें है नियंत्रण करना। न्यायपालिका व्यवस्थापिका पर भी नियंत्रण रखती है, न्यायपालिका कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। यानी कि नियंत्रण के संदर्भ में न्यायपालिका की दोहरी भूमिका होती है। पहली भूमिका में न्यायपालिका
व्यवस्थापिका पर नियंत्रण का काम करेगी। कैसे करेगी? व्यवस्थापिका का काम है कानूनों का निर्माण करना, लेकिन यह भी आवश्यक है कि जो भी कानून बनाया जा रहा है वो हमारे संविधान के साथ संगत होना चाहिए। अगर वो कानून हमारे संविधान के साथ असंगत है, मैच नहीं कर रहा है, तो उस कानून को रद्द करना पड़ेगा। और उस कानून को रद्द करने की शक्ति किसमें निहित है? वो है न्यायपालिका में। मान लीजिए व्यवस्थापिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो हमारे संविधान के साथ मैच नहीं कर रहा है, संगत नहीं है, या यूं कहें कि संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस कानून को रद्द घोषित कर सकती है। और न्यायपालिका की इस शक्ति को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि ज्युडिशियल रिव्यू। ज्युडिशियल रिव्यू प्रश्न बहुत बार आ जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति निम्न में से सरकार के किस अंग की है? व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, या आ जाएगा निर्वाचन आयोग की? ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये शक्ति किसकी है? न्यायपालिका की। प्रश्न ये भी बन सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के अंतर्गत न्यायपालिका निम्न में से किस पर नियंत्रण स्थापित करती है? कार्यपालिका पर, व्यवस्थापिका पर, निर्वाचन आयोग पर, वित्त आयोग पर? तो इसका उत्तर क्या होगा? व्यवस्थापिका पर। यानी कि ज्युडिशियल रिव्यू शक्ति का संबंध डायरेक्टली कार्यपालिका से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थापिका। ऐसा बहुत बार हमें देखने को मिला भी है कि जब व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं लेकिन वो कानून संविधान के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है या रद्द कर देती है। 2015 में 99वां संविधान संशोधन 2015 संसद द्वारा पारित किया गया, लेकिन न्यायपालिका ने उस संविधान संशोधन को रद्द कर दिया, क्योंकि वो संविधान संशोधन संविधान की मूल संरचना के साथ संगत नहीं था, उसके साथ असंगत था। अतः न्यायपालिका ने उसको रद्द कर दिया। तो न्यायपालिका ऐसा कर सकती है, पहला। दूसरा, न्यायपालिका अपनी दूसरी भूमिका में कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अब व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया है और वो संविधान के साथ संगत है, मैच है, यानी कि वैलिड है, लेकिन कार्यपालिका ने उस कानून को लागू करते हुए उसमें कुछ इंटरफेयर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका कार्यपालिका को यह स्पष्ट निर्देश देती है कि जो कानून जैसा भी बना है उसको उसी भावनाओं के अनुरूप लागू किया जाए, यानी उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल स्वीकार्य नहीं होगा। तो ये हमारी सरकार होती है। 3 अंग होते हैं, तीनों अंगों के अपने अपने कार्य होते हैं। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कानूनों का निर्माण करना ही इसका कार्य है, लेकिन मोटी नजर में जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो इसका एक ही कार्य लिखेंगे, कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका उन कार्यों को, उन कानूनों को लागू करना, क्रियान्वित करना, और न्यायपालिका ने न्याय करना और नियंत्रण करना। नियंत्रण किस पर? व्यवस्थापिका पर भी और कार्यपालिका पर भी। व्यवस्थापिका द्वारा बनाया गया कानून संविधान के साथ असंगत है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। इसलिए न्यायपालिका को संविधान की संरक्षक या फिर अभिभावक भी बोलते हैं। यह प्रश्न भी आ सकता है कि सरकार का कौन सा अंग संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? तो वो न्यायपालिका है। संविधान पर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। और जो सुरक्षा करता होता है वही संरक्षक होता है, वही अभिभावक होता है। तो न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, संविधान की अभिभावक है। तो ये था सरकार। अब अपने को पढ़ना है केंद्र सरकार। देखिए, हम राष्ट्रपति पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति से पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में बेस तैयार करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार की।
हम केंद्र सरकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में राज्य सरकार पढ़ेंगे। केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में वैसे ही करेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। केंद्र सरकार अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक हम किसका अध्ययन करेंगे? केंद्र सरकार का। इस अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हमारी कार्यपालिका भी आ जाएगी, व्यवस्थापिका भी आ जाएगी और न्यायपालिका भी आ जाएगी। पहला हम देखते हैं कार्यपालिका। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति का उल्लेख आ जाएगा, उपराष्ट्रपति का उल्लेख आ जाएगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल का उल्लेख भी आ जाएगा। व्यवस्थापिका अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक व्यवस्थापिका, जिसमें संसद और संसद से संबंधित सभी कार्य और शक्तियों का उल्लेख आ जाएगा। अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक हमारी न्यायपालिका का उल्लेख आ जाएगा और अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक केंद्र सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर ऑडिटिंग जनरल, जिसको हम शॉर्ट में कैग भी कह देते हैं, का उल्लेख है। देखिए मित्रों, केंद्र सरकार अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक केंद्र सरकार का उल्लेख है। फिर केंद्र सरकार के वैसे 3 पार्ट करेंगे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। देखने में मोस्टली हम सरकार का मतलब किससे मानते हैं? कार्यपालिका से, जबकि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका भी सरकार के अंग हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। कार्यपालिका का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक। व्यवस्थापिका का उल्लेख है अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 123 तक। न्यायपालिका का उल्लेख है अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक और अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक हमारे केंद्र सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो इसके बारे में हम अध्ययन कर लिया। हमें देखना है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के भी आगे 4 पार्ट हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और चौथा है महान्यायवादी। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक जो उल्लेख है वो राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 73 तक। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, प्रधानमंत्री का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78 हम प्रॉपर से न तो राष्ट्रपति में लिख सकते हैं न प्रधानमंत्री में लिख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को दर्शाने वाले 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। हम इन सभी अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब इसमें से अपने को स्टार्ट करना है राष्ट्रपति। ये तो मैंने राष्ट्रपति पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ ये बेस तैयार किया है, आधार। दोबारा से बात कर लेते हैं। कार्यपालिका का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक।
अब कार्यपालिका के पार्ट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक, अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 73 तक उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 74 से अनुच्छेद 75 तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी और अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78 हमारे सरकार के कार्यों के संदर्भ में उल्लेख करते हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति, और हम पहले ही देख चुके हैं कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के संदर्भ में उल्लेख है। पहला हम देखते हैं राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब इसमें इसके दो तीन अर्थ हैं। नंबर एक, तो भारत के राष्ट्रपति का पद बहुल नहीं है, एकल है, यानी हमारा यहाँ पे एक ही राष्ट्रपति होता है, 2, 3, 5 या इससे अधिक नहीं होते। एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति होगा, पहली बात ये। दूसरा, राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, ऐसा प्रश्न अगर आता है तो उसका उत्तर क्या होगा? 52। हम लिख चुके हैं कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। यहां पे दो प्रश्न बनते हैं मित्रों, देखिए। पहला प्रश्न बन जाए, राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन बन जाए अनुच्छेद 52, 53, 54, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न बन जाए, राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, उपरोक्त सभी। प्रश्न में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक शब्द यहां पे है पद, राष्ट्रपति पद का उल्लेख और राष्ट्रपति का उल्लेख, और दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। राष्ट्रपति पद का उल्लेख पूछेगा तो इसका एक ही उत्तर होगा अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में भी है, 53 में भी है, 54 में, 55 में, 56 में, 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख है। तब इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो देखना, पद का उल्लेख जब भी आएगा तो प्रॉपर एक ही अनुच्छेद उसका उत्तर होगा, चाहे वो राष्ट्रपति पद की बात करे, उपराष्ट्रपति पद की बात करे, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। जब वो पद की बात करेगा तब उत्तर एक ही अनुच्छेद होगा। जब उनके उल्लेख की बात करेगा कि कौन कौन से अनुच्छेदों में उनका उल्लेख है, तब उनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद ऑप्शन में उल्लेखित होंगे वो सभी हो जाएंगे। राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में, 53 में, 54 में, यानी कि उपरोक्त सभी में आएगा। तो पद का उल्लेख हमेशा अनुच्छेद 52 में ही रहेगा। और वैसे भी अगर आपको कहीं पर भी ऐसा सेंटेंस मिलता है कि एक अनुच्छेद लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, होगा शब्द है, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, होगा शब्द आता है जिस अनुच्छेद के सामने आता है और जिस पद के साथ आता है, तो उस पद का उल्लेख उसी अनुच्छेद में ही होगा। तो पद का उल्लेख है तो 52, राष्ट्रपति का उल्लेख है तो 52, 53, 54, यानी कि सभी। अब राष्ट्रपति की तो बात हमने कर ली कि भाई भारत का राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति कौन होगा? राष्ट्रपति का उल्लेख हो गया है, राष्ट्रपति होगा, लेकिन कौन होगा? यानी कि सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी? कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा? योग्यताएं देखिए। योग्यताओं में पहला कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
अब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, स्थानीय स्वशासन, और सभी में एक बात कॉमन होती है कि वो भारत का नागरिक हो। और मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। हमें पता है कि भारत का कोई संवैधानिक पदाधिकारी हम बना रहे हैं तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। लेकिन इसमें एक बार एग्जामिनर ने बड़ा बारीक सा चेंज किया। उसने लिख दिया कि वह व्यक्ति भारत का मूल नागरिक हो या मूल रूप से वो भारत का नागरिक हो। तो क्या उस व्यक्ति को हम भारत का राष्ट्रपति बना सकते हैं? यानी मेरा कहने का मतलब है कि एक तो भारत का नागरिक और एक भारत का मूल नागरिक, ये दो अलग अलग शब्द हैं। मूल नागरिक का मतलब हम और आप, हम, हमारे दादा परदादा, उनके पूर्वज जिनका जन्म भारत में ही होता रहा है, हम काफी लंबे समय से भारत में ही रह रहे हैं, हम भारत के मूल नागरिक हैं। लेकिन क्योंकि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से या ब्रिटेन से भारत में रह रहा है, 7 साल 10 साल वो लगातार भारत में रहा और वो भारत का एक पंजीकृत मतदाता बन गया है, यानी कि भारत सरकार ने उसको अपने नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो वो भारत का मूल नागरिक नहीं होगा, वो भारत का सिर्फ नागरिक होगा। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है क्या? तो बिल्कुल लड़ सकता है। अमेरिका में लिखा गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जो मूल रूप से अमेरिका का नागरिक है। हमारे ऐसा उल्लेख नहीं है। हमें मूल नागरिक की आवश्यकता नहीं है, बस नागरिक चाहिए, चाहे वो मूल है, चाहे वो भारत से आकर भारत में बसा है और भारत की नागरिकता प्राप्त की है। तो मूल शब्द आते ही ये कथन गलत हो जाएगा। मूल रूप से भारत का नागरिक हो, गलत है। हमें नहीं चाहिए मूल रूप, हमें सिर्फ भारत का नागरिक चाहिए, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, चाहे वो कैसे भी बना हो। तो बड़ा बारीक देखना पड़ता है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। अब इसमें भी 2-3 तरीके से हमें कंफ्यूज किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति की योग्यता उसने लिख दी और एक कथन लिख दिया कि अधिकतम आयु 35 वर्ष हो। हमने 35 वर्ष देखा और टिक कर दिया कि ये तो सही है। हमने ये नहीं देखा कि वो न्यूनतम लिख रहा है कि अधिकतम लिख रहा है। तो थोड़ा इस पे फोकस करना होगा कि न्यूनतम कम से कम कितना हो? 35 वर्ष का। और अधिकतम, तो भारतीय संविधान राष्ट्रपति के संदर्भ में अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं करता है। वो 60 साल का हो, 70 साल का हो, 100 साल का हो, या फिर वो कितने भी आयु का हो, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। अब इसमें भी हमें कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। उसने मान लीजिए 4 कथन दे दिए और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, और एक कथन उसने लिख दिया कि राष्ट्रपति के संदर्भ में न्यूनतम आयु 35 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष का उल्लेख है, तो गलत हो जाएगा। इसमें न्यूनतम आयु 35 वर्ष वाली बात तो सही है, लेकिन अधिकतम आयु 65 वर्ष या 70 वर्ष उल्लेख नहीं है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। तो हमें कथन को अच्छे से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है, और कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही है। न्यूनतम 35 ठीक है, अधिकतम आयु 65 70 ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। देखिए मित्रों, यहां पर भी 2 बातें हैं नोट करने वाली, एक लोकसभा और दूसरा योग्यता। अगर उसने लिख दिया कि लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा ठीक है, लोकसभा का सदस्य तक ठीक है, लेकिन लोकसभा का सदस्य हो नहीं, यहां पे गलत हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें केवल और केवल योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। तो लोकसभा शब्द को भी यहां पे फोकस करना होगा और योग्यता शब्द को भी यहां पर फोकस करना होगा।
इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसने योग्यता शब्द तो लिख दिया, लेकिन यहां लिख दिया कि संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो गलत। यहां पे लिख दिया कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो भी गलत, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, ये किसकी योग्यता होती है? ये उपराष्ट्रपति की योग्यता हो जाएगी, तो ये कथन भी गलत है। तो लोकसभा और योग्यता दोनों शब्दों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो, ये जो योग्यता है ये काफी विवादित रही है कि लाभ का पद क्या है, और भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में लाभ का पद क्या है इसको परिभाषित नहीं कर रखा है। लाभ का पद किसे कहेंगे? हां, क्योंकि योग्यताओं का उल्लेख है अनुच्छेद 58 में, तो अनुच्छेद 58 में इतना जरूर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, इसको मैं शॉर्ट में संबोधित करूंगा पी से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सभी मंत्री, चाहे वो केंद्र के हैं चाहे वो राज्य के हैं, वो लाभ के पद के दायरे में नहीं आते। ये पद सेवा के पद हैं, ये लाभ के पद नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्य सरकारों के मंत्री लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन लाभ का पद किसे कहते हैं इसको भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित या यूं कहें कि परिभाषित नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में 4 प्रकार की योग्यताएं हैं। अक्सर हम पढ़ते हैं, मिल जाता है गाइड्स में कि वह दिवालिया ना हो, वह पागल ना हो, विकृत चित्त का ना हो। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति बना रहे हैं, इतना बड़ा पद है, तो ये तो हमारा कॉमन सेंस है, हमें पता ही है कि भाई वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताओं की बात करते हैं तो इसमें वो योग्यताएं अपने आप कवर हो जाती है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता में क्या आएगा कि वो दिवालिया ना हो, पागल ना हो, उस पर किसी भी प्रकार का कर्ज ना हो, विकृत चित्त का न हो, तो ये सारी उसमें आ जाएगी। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यानी शब्द से योग्यताओं में उन बातों का उल्लेख नहीं आएगा। सिर्फ 4 ही योग्यताएं हैं और वो ये है। तो ये है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अब योग्यता हो गई, अब अपने को देखना है, योग्यता तो हो गई, राष्ट्रपति कौन बनेगा हमने देख लिया कि जिस व्यक्ति में ये योग्यताएं हैं वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब अपने को देखना है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है और कैसे करता है, यानी कि हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की, यानी कि राष्ट्रपति को चुनता कौन है और कौन चुनता है, हम इसके बारे में देखते हैं। निर्वाचक मंडल जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 54 में, कौन कौन चुनता है देखते हैं। पहला है संसद, संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित, यहां पे ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित। सीधा सा प्रश्न आ जाए कि संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेते हैं, तो गलत हो जाएगा, सभी नहीं लेते, निर्वाचित। क्योंकि संसद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और दूसरे होते हैं मनोनीत। देखिए, लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या तो वैसे है 552, जिसमें से 545 सदस्य ही वर्तमान में कार्यरत होते हैं, जिसमें से 543 तो निर्वाचित होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। वैसे आपको बता दूं कि
126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 जो कि संसद से पारित होकर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 बनकर तैयार हो गया है, उनमें उस संविधान संशोधन में 2 एंग्लो इंडियन की सीट को लोकसभा में जो मनोनीत करने का उल्लेख था, इनको रद्द कर दिया गया है। यानी कि एंग्लो इंडियन की 2 सीट का जो आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो हम इसमें 543 की बात करेंगे, लेकिन एक बार के लिए हम दोनों का उल्लेख कर लेते हैं और बाकी हमें मौका मिलेगा तो हम 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 127वां, 125वां पर भी एक चर्चा करेंगे, एक क्लास रखेंगे। तो 543 निर्वाचित है और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में भी ऐसे ही 233 तो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जिन्हें ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त है। तो ये 2 और ये 12 यानी कि 14 सदस्य मनोनीत होते हैं और इन 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो ये 14 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहां पर, निर्वाचित। अब भाग क्यों नहीं लेते इसकी बात भी कर लेते हैं। हमारा संविधान और संविधान का अनुच्छेद 57 साफ साफ शब्दों में ये उल्लेखित करता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि कार्यकाल की कोई बाउंडेशन नहीं है। एक व्यक्ति 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। और मान लीजिए वर्तमान राष्ट्रपति हैं और उनके द्वारा इन 14 सदस्यों का मनोनयन किया गया है और दोबारा से वही राष्ट्रपति अगली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये 14 सदस्य उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। तो हितों के टकराव के कारण, क्योंकि जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको इसका नुकसान हो रहा है, तो हितों का टकराव हो रहा है, इसलिए क्या किया गया, इन 14 सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर कर दिया गया। यानी संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो पहला हो जाएगा संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा है, देखिए 28 राज्य हैं हमारे, हालांकि कुछ समय पहले तक हमारे 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर का एक राज्य के रूप में दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। राज्य का दर्जा समाप्त हो जाने के कारण वर्तमान में हमारे पास राज्यों की संख्या कितनी है, 28। 28 राज्यों की विधानसभाओं के 28 राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब यहां पर मैंने विधानसभा शब्द को भी अंडरलाइन किया है और निर्वाचित शब्द को भी अंडरलाइन किया है, दोनों भी फोकस करना पड़ेगा। एग्जामिनर क्या चेंज कर सकता है, देखिए 28 राज्यों के विधानमंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य लिख दिया तो गलत, विधानमंडल नहीं आएगा। 28 राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्य तो गलत, क्या आएगा, निर्वाचित। क्योंकि प्रत्येक विधानसभा में भी एक सीट एंग्लो इंडियन कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर रखी है। राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति जी राज्यपाल को मनोनीत करते हैं, नियुक्ति करते हैं, और राज्यपाल आगे एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर रहा है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं जाकर हितों का टकराव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के भी मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर कर दिया गया है। तो यहां पर भी प्रॉपर से हम क्या लिखेंगे, निर्वाचित। और यहां पर हमने क्या लिखा, विधानसभा। अगर यहां पर विधानमंडल शब्द आ जाता है, देखिए मित्रों, यहां पर विधानमंडल शब्द आ जाता है तो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि विधानमंडल का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद। और आप सभी को विदित है कि सभी राज्यों के विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है।
6 राज्य ऐसे हैं जिनके विधानमंडल द्विसदनीय हैं। जैसे हमारा राजस्थान है तो राजस्थान का विधानमंडल एक सदनीय है, उसमें केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। यूपी, मैं यहां पे लिख देता हूं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं जिनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यानी कि 6 राज्यों का विधानमंडल द्विसदनीय है और बाकी के 22 राज्यों का विधानमंडल एक सदनीय है। तो कहीं द्विसदनीय विधानमंडल है, कहीं एक सदनीय विधानमंडल है। अगर विधानमंडल के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार हमने दे दिया तो कुछ राज्य इसमें पिछड़ जाएंगे। जैसे राजस्थान है तो उसमें केवल विधानसभा भाग लेगी, आंध्र प्रदेश है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों भाग लेंगे। तो यहां पर भी हितों का टकराव हो रहा है। तो क्या किया जाए भाई, या तो सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जाए, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, इन राज्यों के विधान परिषदों को राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर कर दिया जाए। यानी विधान परिषद भाग नहीं लेगी तो विधानसभा भाग लेगी, इसलिए हम विधानमंडल शब्द का उल्लेख नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना होगा, प्रॉपर से विधानसभा। तो 28 राज्य हैं और 28 राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित जो विधायक हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद में देखिए, हम पहले बात करते हैं दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की। दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभाएं हैं। हालांकि आजकल 3 हैं, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद वहां पर विधानसभा है, उसकी हम बात करेंगे। एक बार के लिए हम इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं हैं और दिल्ली में 70 सीट हैं, पुडुचेरी में 30 सीट हैं। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के भी जितने निर्वाचित सदस्य हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये तो हो गया। अब बच गया जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन आजकल वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहां पर हम लिखेंगे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, 3 केंद्र शासित प्रदेश और तीनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती थी। 17वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत इस चीज का उल्लेख किया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया जाए। तो दिल्ली पुडुचेरी भी भाग लेने लग गए हैं। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। तो संसद के सभी निर्वाचित सांसद, 28 राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित विधायक और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो संसद के सभी निर्वाचित सांसद, मतलब हम देखना है कि भाग कौन नहीं लेता। तो संसद के सभी मनोनीत सदस्य यानी कि 14 सांसद भाग नहीं लेते। 28 राज्यों की विधानसभाओं में अगर कोई मनोनीत विधायक है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में अगर कोई मनोनीत विधायक है तो वो भाग नहीं लेगा। और 6 राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो देखिए 776 तो सांसद हैं, टोटल 790 हैं, 14 सांसद निकाल देंगे मनोनीत, तो निर्वाचित सांसद कितने हैं? 776, ये भाग लेते हैं। कुल
निर्वाचित विधायकों की संख्या है 4120, 4120। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे यहां पर देखिए 776 सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और 4120 एमएलए हैं। तो टोटल हो जाएंगे 4896। अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुल सीटों की संख्या है वो है 111, जिसमें से 87 सीटों पर ही चुनाव होता है। बाकी की जो 24 सीटें हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर उस एरिया में आती है, जिनका निर्वाचन फिलहाल हम नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 3 सीटों का इजाफा होगा, यानी कि 87 से सीटें कितनी हो जाएगी? 90। तो यहां पे 3 सीटें बढ़ जाएगी, तब कितने हो जाएंगे? 4899 हो जाएंगे, जब जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा की सीटों का परिसीमन होगा, क्षेत्रों का परिसीमन होगा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होंगे। तो वो बाद की बात है। अभी तक के लिए हम 4120 की बात करेंगे, बाद में 4123 हो जाएंगे, वो बाद की बात है। तो एक बार के लिए हम देखेंगे 4896 जो कैंडिडेट हैं एमएलए प्लस एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यह था राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब अपन को देखना है कि राष्ट्रपति, हमने देख लिया कि राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति कौन बनेगा यानी उसकी योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा यानी कि निर्वाचक मंडल, और अगला अपने को देखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा यानी कि निर्वाचन विधि। निर्वाचन विधि जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 55 में। और राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि जो है उसका नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। देखिए, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति, यहां पे एक एक शब्द का अपने आप में महत्व है। हमें सिर्फ, हालांकि हमें थ्योरी लिखनी नहीं, मतलब एग्जाम में हमसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर होता है ना, तो कैसा भी प्रश्न आ जाए, कितना भी एग्जामिनर प्रश्न को घुमा के दे दे, हम उसको टैकल कर सकते हैं। यहां पे हम एक एक शब्द को देखेंगे। पहला हम देखते हैं गुप्त। और सभी को पता है कि गुप्त से मतलब क्या होता है, यानी जब चुनाव हो रहे होते हैं, कैंडिडेट मतदान कर रहा होता है, तो उसने किसको वोट दिया है ये किसी को आइडिया नहीं होता, यानी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकता कि हमने वोट किसको दिया है। जैसे हम लोकसभा के सांसदों का निर्वाचन चुनाव करते हैं, हम लोग मतदान करते होते हैं, राज्य विधानसभाओं का मतदान हम करते हैं, स्थानीय स्वशासन के बहुत सारे ऐसी सीटें हैं जिनका जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उसमें हम भाग लेते हैं, और ये सभी प्रकार के मतदान गुप्त होते हैं। हम किसको वोट कर रहे हैं ये किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं होता। हम बाहर आकर बता दें वो अलग बात है, लेकिन हम ऐसे बता के नहीं मतदान कर सकते कि भाई मैं इस बंदे को मतदान कर रहा हूं। तो गुप्त, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी गुप्त होता है। अगला शब्द है आनुपातिक। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए मतों का एक निश्चित अनुपात प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि मान लीजिए कुल 1000 वोट हैं, क्लियर, और 1000 वोट में 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी चुनाव लड़ रहे हैं, और मान लीजिए इस 1000 वोट में से किसी व्यक्ति को 300 वोट मिल गए, किसी व्यक्ति को 280 वोट मिल गए, किसी व्यक्ति को 220 वोट मिल गए, किसी व्यक्ति को 200 वोट मिल गए। मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया है, ये वोटों का हमने बंटवारा कर दिया है। अब इसमें से कौन जीता
इसमें से जीतेगा ए, क्योंकि उसके पास सबसे अधिक मत हैं। लोकसभा के सांसद, विधानसभा के विधायक और स्थानीय स्वशासन के काफी सारे पदों का निर्वाचन इसी विधि से होता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPPS। ए जीत गया। ए को 70% लोगों ने रिजेक्ट किया है, इसके बावजूद भी ए व्यक्ति जो था वो चुनाव जीत गया। राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे नहीं होता, राष्ट्रपति ऐसे चुनाव नहीं जीतता। सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता। तो कैसे जीतता है? राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए आपके पास मतों का एक निश्चित अनुपात, एक कोटा होना आवश्यक है, और उस कोटे का सूत्र क्या है? कोटा क्या होता है कि कुल मत बटा में 1 + 1 और +1, ये सूत्र है। मान लीजिए कुल मत कितने हैं? 100। क्लियर? कुल मत कितने हैं? 100। 1 + 1 यानी कि 2 और +1, तो काटेंगे 50, 50 और 1 51। यानी अगर 100 मत थे टोटल, कुल वैलिड वोट्स कितने हैं? 100। तो उसमें से 51 वोट प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही चुनाव जीतेगा, यानी कि आधे से एक अधिक वोट प्राप्त करने वाला ही व्यक्ति चुनाव जीतेगा। यानी कि सिलेक्ट करने वाले व्यक्तियों की संख्या रिजेक्ट करने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। यहां पे हमने देखा था कि ए को 300 वोट मिल गए, यानी 30%, और बाकी के 70% लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर भी ये जीत गया। राष्ट्रपति ऐसे नहीं जीतेगा। सिलेक्ट करने वाले जो मतदाता हैं वो रिजेक्ट करने वाले मतदाताओं की संख्या से अधिक होने चाहिए, तो चुनाव जीता जाएगा, वरना तो नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट को 50% या इससे अधिक मत नहीं मिलते हैं, अब ऐसा भी हो सकता है कि 4 कैंडिडेट हैं A, B, C, D, और इनमें से किसी व्यक्ति को 35% मत मिल गए, किसी को 25%, किसी को 20% और किसी को मान लीजिए 20%, ऐसे मत मिल जाते हैं। तो इसमें से कौन जीतेगा? किसी के पास भी स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें मतों का संक्रमण करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं अब हम देखते हैं। 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, A, B, C, D। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कुल मतदाता कितने हैं? कुल मतदाता हैं 4896। प्रत्येक मतदाता को 1 वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन मतदाता वोट देते समय अपनी पसंद यानी कि वरीयता अंकित कर सकता है। पहला मतदाता आया, उसने कहा कि मेरी पहली पसंद है कि B राष्ट्रपति बने, B नहीं बन रहा तो D, नहीं तो C, नहीं फिर A तो बनना ही है। ये उसकी वोटिंग हो गई, यानी 4896 में से एक व्यक्ति की वोट हो गई। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरी पहली पसंद है A, फिर B, फिर C, फिर D। तीसरा जो मतदाता है उसने कहा कि D राष्ट्रपति बनना चाहिए, D नहीं बनता तो C, C नहीं बनता तो B, नहीं तो फिर A। ऐसे ऐसे करके सभी जो मतदाता हैं वो अपना मतदान कर लेंगे। अब अपने को देखना होगा कि पहली पसंद के सबसे अधिक वोट किस कैंडिडेट के खाते में है, और मान लीजिए कि वो B है। B के पास पहली पसंद के सबसे अधिक वोट हैं। B के मतों की गणना करेंगे। अगर B ने पहली पसंद के 50% + 1 अधिक मत प्राप्त कर लिए तो B जीत जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चुनाव दोबारा से नहीं करवाएंगे। अब हम देखेंगे कि पहली पसंद के सबसे कम मत किसके पास हैं, और मान लीजिए कि सबसे कम मत हैं A के पास, हम मान लेते हैं, तो A को राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा। अब अपने पास उम्मीदवार कितने हैं? 3, B, C और D। लेकिन A को दिए जाने वाले मत व्यर्थ नहीं जाएंगे, उनका हम संक्रमण कर देंगे दूसरे उम्मीदवारों में। एक व्यक्ति था जो चाह रहा था कि A राष्ट्रपति बने, लेकिन A तो बाहर हो गया, बन ही नहीं सकता,
तो इसका मत निकल कर चला जाएगा बी को, क्योंकि दूसरी पसंद क्या थी उसकी, बी को। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ए तो बाहर हो गया, उसकी दूसरी पसंद क्या थी, सी। तो ऐसे करके हम बाकी के तीनों उम्मीदवारों में इन मतों का संक्रमण कर देंगे। अब संक्रमण करने के बाद देखा जाएगा कि अब मत सबसे अधिक किसके पास हैं। अब सी हो सकता है, डी हो सकता है, बी हो सकता है। अगर पहली और दूसरी पसंद के मतों को मिलाकर कोई कैंडिडेट 50% या इससे अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो वो जीत जाएगा। अगर अभी भी नहीं जीता तो हम एक और कैंडिडेट जिसके पास सबसे कम मत हैं उसको बाहर करेंगे, फिर उसके मतों का संक्रमण करेंगे। ये संक्रमण हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें 50% प्लस 1 का आंकड़ा नहीं मिल जाता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आनुपातिक। और इस पूरी विधि को एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। तो आज के लिए हम राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि तक ही पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का पद, योग्यताएं, निर्वाचक मंडल और विधि हमने पढ़ ली है। हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्या शर्तें होती है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।